हरेंद्र कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल से हम जो डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बारे में इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग, तो कल हमने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला में हमने देखा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके उच्चारण स्थान, उत्पत्ति के आधार पे, मात्रा के आधार पे, जितने भी स्वर जिस तरीके से होते हैं उनके बारे में सब हमने कल पढ़ा, कल देखा। आज हम देखने जा रहे हैं व्याकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्याकरण हमारे जो हैं, इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्याकरण को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे क हम बोल रहे हैं तो इसमें आ रहा है, ख बोल रहे हैं तो उसमें आ रहा है। कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है व्यंजन का उच्चारण कर लें, स्वर के सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बिना स्वर के सहायता का हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये एक चीज़ हो गया। इनके उच्चारण करते समय मुख में जो हमारी ध्वनियाँ जो उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि निकलती है, वो हमारे मुख में जो बने हुए हैं, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इनसे टकरा के बाहर निकलती है जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। तो देखिए, ये दिया हुआ है उच्चारण स्थान, जो व्यंजन के उच्चारण स्थान है। ये देखिए हमारा दिया हुआ है, कंठ दिया हुआ है, ओष्ठ दिया हुआ है, दंत दिया हुआ है, तालु है, मूर्धा है, नासिका है। नासिका से भी हमारे जो व्यंजन का उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये हिंदी में व्यंजनों की संख्या हमारे 33 है, ये जान ही रहे हैं आप लोग। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ये क से प वर्ग तक होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इनके बाहर हम एक ऐसी लाइन खींचें तो ये देखिए, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग का निर्माण हो गया, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ये देखिए, क वर्ग में क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण स्थान है जो हमारा कंठ है। च वर्ग में च छ ज झ ञ, इनका उच्चारण स्थान हमारा तालु है। ट वर्ग में देखिए ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग में देखिए हमारा त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान द है। प वर्ग में देखिए प फ भ म, इनका उच्चारण स्थान हमारा ओठ है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य र ल व। ठीक, ये भी हो गया। उसमें व्यंजन हमारे 4 होते हैं, स, छोटा सा, फिर मूर्धन्य स, फिर बड़ा सा, फिर ह। ये हमारे तीनों स होते हैं और ह होते हैं उसमें व्यंजन में, क्योंकि इन्हें जब हम बोलते हैं तो बोलने से जो हमारी ध्वनियाँ उच्चारण होकर निकलती है, उनमें उष्मा की मात्रा होती है। अगर ऐसे हाथ लगा के बोलेंगे स ह, तो उच्चारण करेंगे जब इनका, तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं इनके उच्चारण करने से, उसमें थोड़ी उष्मा होती है। ठीक, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं इसमें। संयुक्त व्यंजन हम किन्हें कहते हैं ये तो आप जान रहे हैं लोग, लेकिन एक चीज़ इनसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बन जाता है। ये जो दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन हमारे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक, इनसे हमारे जो है क्या कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ये किन किन वर्णों से मिलके बनते हैं। तो देखिए हमारा जो छ है, ये देखिए आधा क और स से मिलके छ बन रहा हमारा। त्र हमारा जो है, ये देखिए आधा त और र से मिलके त्र बन रहा है। आधा ज और य से बन के हमारा ज्ञ बन रहा है। आधा स और र से मिलके हमारा स्र बन रहा है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि किन किन वर्णों से मिलके ये बनते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी चीज़ ये इसमें उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमारे ड और ढ हैं। इनका प्रयोग हम जो वाक्य होता है या शब्द होता है, वाक्य नहीं, शब्द जो होता है, शब्द के पहले वर्ण में हम नहीं करते हैं, या तो मध्य में होगा या लास्ट में होगा। तो ये देखिए दिया हुआ है, ये शब्द के मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं, ये ड और ढ। जैसे मेढक, सड़क। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं अल प्राण के उच्चारण स्थान और महाप्राण के उच्चारण स्थान। तो देखिए अल प्राण जो हमारे होते हैं, इनका उच्चारण करने में हमें कम वायु निकलती है। मुख से हमारी जो वायु निकलती है इनके उच्चारण करने में, वो कम वायु निकलती है। और महाप्राण के उच्चारण में जो हमारे मुख से वायु निकलती है, वह अल प्राण की अपेक्षा अधिक वायु निकलती है। जैसे क का उच्चारण करेंगे हम, देखिए क, ग, देखिए कम वायु निकल रही है।
ख, घ, इसमें अधिक वायु निकल रही है। तो जिनमें कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं, जिनमें अधिक वायु निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज इसमें देखिए, ये य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये हमारे अल्पप्राण में आते हैं, और 11 जो पूरे स्वर होते हैं ये हमारे अल्पप्राण में आते हैं। महाप्राण में हमारा देखिए जो वर्गीय व्यंजन है उसका दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आता है इसमें, और जितने भी हमारे उसमी व्यंजन है वो आते हैं। देखिए स, छोटा सा मूर्धन्य स, बड़ा सा और ह, जितने भी ये संघर्षी वर्ण है वो हमारे इसमें आ जाते हैं महाप्राण में। तो महाप्राण की जो संख्या होती है 10, ये 4, ये 14 हो जाती है इनकी संख्या, और अल्पप्राण की जो हमारी संख्या है 15, 15 4 19 और 19 11 30 इनकी संख्या होती है महाप्राण अल्पप्राण की। महाप्राण की संख्या हमारी 14 होती है, अल्पप्राण की संख्या हमारी 30 होती है। ये हो गया। और इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं लोग, 1, 3 और 5, ये हो गया। इन्हें याद करने के लिए 2 और 4, ये हमारे महाप्राण हो गए, ये हमारे अल्पप्राण हो गए। अल्पप्राण महाप्राण आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हम देखते हैं घोष और सघोष किसे कहते हैं हम। घोष, यहाँ पे देखिए उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। लेकिन यहाँ गूंज और कंपन के आधार पर हम घोष और सघोष का बंटवारा करते हैं। जो हमारे घोष होते हैं उनमें कम गूंज और कंपन होता है इनका जब उच्चारण हम करते हैं, और जो हमारे सघोष होते हैं इनका जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो इनमें अधिक गूंज और कंपन होती है। जैसे देखिए क, ख, इनमें कम गूंज कंपन हो रही है। घ, ग, अंगा, इनमें देखिए अधिक गूंज कंपन हो रही है इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं। तो इस आधार पे हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो अघोष जो हमारे होते हैं इनका उच्चारण करने में कम गूंज और कंपन होती है, और सघोष जो हमारे होते हैं सघोष में हमारे क्या कहते हैं गूंज और कंपन अधिक लगता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। ये हमारे वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वर्ण वह हमारे इसमें आते हैं। और ये देखिए बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा, तीनों सा इसमें आ जाएंगे, लेकिन ह यहाँ पे जो है वह नहीं आता। ह इसमें सघोष में आ जाता है, इन लोगों को छोड़ देता हूँ वहाँ पे। तो सघोष जो हमारे हैं देखिए वर्ण का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर जो हमारा पांचवा वर्ण होता है वो हमारे सघोष में आते हैं। इसमें देखिए य, र, ल, व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन वह आते हैं, और जो 11 स्वर होते हैं वह आते हैं हमारे सघोष में। और ह इसमें जो है उसमें व्यंजन जो उनको छोड़ के अघोष में, ह इसमें चलाता है हमारे सघोष में, अरे सघोष में चला आता है ये, सॉरी सघोष में चला आता है। ये हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसे याद करने की एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे है 1 3 5, तो यहाँ पे है 1 और 2, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों का स्थान, जो वर्ण हम पढ़ते हैं उनका स्थान कैसे, देखिए ये हमारा स्वर का देखिए जो वर्णमाला में स्थान कैसे है। ये देखिए अ, देखिए यहाँ लास्ट शुरू में आ गया। इसके बाद अ, आ, ई, उ, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। इस तरीके से हमारे हिंदी में क्या कहते हैं, जो वर्णों का वर्णमाला में वर्णों का स्थान है इस प्रकार से दिया हुआ है। ये हमारे स्वर का उच्चारण स्थान हो गया। अब देखिए हमारे व्यंजन का वर्णमाला में कैसे उच्चारण स्थान दिया हुआ है। देखिए ये क दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये छ दे दिया है, ख नहीं, ये छ है। इसी प्रकार से हमारे हिंदी में वर्णमाला का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे देखिए ये ज्ञा दे दिया है ज के बाद, यहाँ पे देखिए ये स्र दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए
ये देखिए त्र दे दिया है त के बाद थ नहीं त्र दे दिया है। तो व्यंजन में हमारे उच्चारण स्थान इस प्रकार से हैं और स्वर में हमारे उच्चारण स्थान जो हैं ये इस प्रकार से हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और हिंदी वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है लग रहा है मुझे जहाँ तक है। ओके।